Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss 10 questions from physical anthropology which were asked in January 2025 UGC NET anthropology exam. So let's start. तो यहाँ पर हम 10 क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं जो कि इसके पहले भी प्रीवियस जो हमने वीडियोस डाले हैं उसमें भी जो हर दिन 10 सीरीज है उसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस जो है दो वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के, और इस वीडियो में अनदर 10 क्वेश्चंस जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, अब लिस्ट 1 जो है इसमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ लिस्ट 2 में टर्म दिया हुआ है। अब देख लेते हैं डेफिनेशन। कैपेबिलिटी रिलाइज ऑन ए क्लास ऑफ एंजाइम्स, then the process by which mRNA is constructed is called as the ability of DNA to create copies of itself and the production of limitless copies of DNA from a fragment of DNA। और यहाँ पर दिया DNA replication, restriction enzymes, polymerase chain reaction and transcription। अब चेक कर लेते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन आप लोगों ने पढ़ा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कि ये जो अपना मीन्स डीएनए की ये एक एबिलिटी होती है खुद की रेप्लिका बनाने की, टू क्रिएट द कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पर हो जाएगा एबिलिटी ऑफ डीएनए टू क्रिएट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। रेप्लिका बनाता है, ये खुद जैसी कॉपीज ये क्रिएट करता है, तो इसी को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। इट्स द एबिलिटी ऑफ द डीएनए टू क्रिएट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। Then the process by which the mRNA is constructed is called as transcription। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है जेनेटिक्स की क्लासेस में, ऑलरेडी वीडियोस इस चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। तो mRNA मीन्स डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। और फिर आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दो होती है, जिसमें कि ये सेंट्रल डोगमा में आपने देखा होगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दो प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस बाय विच द mRNA इज कंस्ट्रक्टेड मींस फ्रॉम डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। एन एबिलिटी ऑफ डीएनए टू क्रिएट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, डीएनए रेप्लिकेशन। देन प्रोडक्शन ऑफ लिमिटलेस कॉपीज ऑफ द डीएनए फ्रॉम द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से लिमिटलेस कॉपीज डीएनए की एक फ्रैगमेंट से बन सकती हैं। एंड द कैपेबिलिटी रिलाइज ऑन द क्लास ऑफ एंजाइम्स, ये हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है कि ये डीएनए को जो डीएनए फ्रैगमेंट को डिफरेंट मतलब फ्रैगमेंट्स में ये काट देता है, मीन सीजर्स कहते हैं इनको, ठीक है। इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। ये कट करते हैं डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में एक डीएनए सीक्वेंस को, इसी को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ही पास ये कैपेबिलिटी होती है। तो दिस कैपेबिलिटी रिलाइज ऑन ए क्लास ऑफ एंजाइम्स। ओके, तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 दो जगह है, 3 एंड 4 में, फर्स्ट एंड 2 नहीं 3 जगह है, 1 में है, 3 में एंड 4 में। अब बी देख लेते हैं। बी में हम लोगों ने किया है ट्रांसक्रिप्शन, मतलब बी का 4 किया है, बी का 4 दो जगह है, 3 एंड 4 में। सी देख लेते हैं, एबिलिटी ऑफ डीएनए टू क्रिएट कॉपीज, रेप्लिकेशन हो गया, सी का 2। एबिलिटी हाँ सी का 1 ना, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो सी का 1 हो गया, सी का 1 मतलब यहाँ पर है, मीन्स ये हो गया ऑप्शन 3, ठीक है। तो ए का हमने 2 बताया था, ए का 2 बताया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देन बी का 4 बताया ट्रांसक्रिप्शन, देन सी का 1 बताया डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज एबिलिटी ऑफ डीएनए टू क्रिएट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, एंड डी का 3 हो जाएगा, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। The next question देख लेते हैं, who was the first person to suggest about the autochthons negrito element in India। जब आप पढ़ रहे थे बीएस गुहा के बारे में तो आपने पढ़ा था कि बीएस गुहा was the first Indian anthropologist who said that जो निग्रिटो एलिमेंट है वो इंडियन ट्राइब्स में देखने को मिली, साउथ की ट्राइब्स में उन्होंने बताया था कि जो निग्रिटो एलिमेंट है कादा ट्राइब्स में, वो निग्रिटो ट्राइब वहाँ पर देखने को मिलती है। पर सजेस्ट करने वाले इसको डी क्वार्ट फेज थे, डी क्वार्ट फेजेस
इन्होंने ही सजेस्ट किया था, जिसको कि सपोर्ट किया था बी.एस. गुहा ने, ठीक है। तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में सबसे पहले बी.एस. गुहा थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था, और उन्होंने बताया कि जो रियल इंडिजिनस जो ऑटोथोनस निग्रेटो एलिमेंट है वो इंडिया के साउथ इंडियन ट्राइब्स में पाए जाते हैं, स्पेशली कादर ट्राइब्स का नाम बताया था, और जिसको कि रिस्ले ने अपोज किया था। रिस्ले ने बोला कि द्रविडियन जो होते हैं वो रियल इनहेबिटेंट्स है इंडिया के, जबकि बी.एस. गुहा ने बोला था कि निग्रिटोज वर द रियल इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडिया, ठीक है। लेकिन द फर्स्ट पर्सन हु सजेस्ट दिस निग्रिटो एलिमेंट्स इन इंडिया वाज डी क्वार्टफेजेस, ठीक है। तो ये सही होगा, ऑप्शन 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेरिएबिलिटी इन द phenotypic वैल्यू व्हेन द जीनोटाइपिक एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर कैन बी एस्टिमेटेड बाय। अब जब ये जो है फिनोटिपिक वेरिएशन है, वेरिएबिलिटी इन द फिनोटिपिक वैल्यू मींस फिनोटिपिक वेरिएशन है, ये फिनोटिपिक वेरिएशन है, और फिनोटिपिक वेरिएशन जो होता है वो जीनोटिपिक और एनवायरनमेंट दोनों फैक्टर्स के द्वारा ही होता है। मींस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दिस वेरिएशन, दैट इज वेरिएशन इन जीनोटाइप एंड वेरिएशन इन एनवायरनमेंट। तो इसमें दोनों फैक्टर्स काम करते हैं तो फिनोटिपिक वेरिएशन मिलता है हमको, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर बोल रहा है कि व्हेन द फिनोटिपिक एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यहाँ पर दोनों इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, बट व्हेन दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो कैसे एस्टिमेट करेंगे? तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, जिसमें कि जो वेरिएशन है फिनोटिपिक वेरिएशन वो जो जीनोटिपिक वेरिएशन है, एनवायरमेंटल वेरिएशन है, उसके साथ साथ कोवेरिएंस भी हो जाएगा, कोवेरिएंस भी यहाँ ऐड हो जाएगा, टू कोवेरिएंस ऑफ जीई, टू कोवेरिएंस ऑफ जीई, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इसका फिनोटिपिक वेरिएंस का। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, कुछ लोगों ने वीपी इज इक्वल टू वीजी प्लस वीई लगा दिया है, वीजी प्लस वी लगा दिया है, जबकि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखा है, व्हेन दीज वैल्यूज आर नॉट इंडिपेंडेंट मींस दे आर एसोसिएटेड टू ईच अदर, यहाँ पर दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हुए फिनोटिपिक वेरिएशन को इफेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोवेरिएंस आ जाएगा, कोवेरिएंस ऑफ जी, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जेनेटिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द जेनेटिक लिंकेज? अब लिंकेज में आप जानते हैं कि जो लिंक लोकाई होते हैं वो ऑलवेज सेम क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, लिंक जीन जो होते हैं वो ऑलवेज सेम क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो सही है, लिंक लोकाई आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। इसके ठीक अपोजिट यहाँ लिखा है, लिंक लोकाई कैन बी प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स, ये डी गलत है, डी गलत है, सेम क्रोमोसोम सही होगा। देन पहला देख लेते हैं स्टेटमेंट, द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द लिंक लोकाई, ये गलत है, देयर इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द लिंक लोकाई, ठीक है, तो ये गलत होगा। देन लोगरिथम ऑफ द डिफरेंस स्कोर्स आर यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ लिंकेज, ये सही है, तो बी एंड सी ओनली हो जाएगा, बी एंड सी ओनली मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है जो कि जेनेटिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बर्जमैन रूल। अब बर्जमैन रूल और एलेंस रूल आप लोगों ने इको जियोग्राफिक रूल्स में पढ़ा है, एडेप्टेशन के उसमें चैप्टर में, जिसमें कि जो बर्जमैन रूल है वो ये कहता है कि जो टेम्परेचर है वो कैसे बॉडी साइज को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो हाउ द टेम्परेचर इफेक्ट्स द बॉडी साइज मींस इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर बॉडी साइज पे कैसे पड़ता है। तो जो कोल्ड एनवायरनमेंट के रहने वाले जो पशु या जीव होते हैं वो क्या होते हैं, बल्कि साइज के होते हैं, हैवी वेट होता है, और जो हॉट क्लाइमेट्स के होते हैं वो मीन्स लंबे होते हैं, ठीक है, हाइटेड होते हैं, इनका स्ट्रेचर हाई होता है, और लीन थीन होते हैं, जबकि ये बल्की एंड फैटी बॉडी होती है इनकी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि बर्जमैन रूल जो कि एक इको जियोग्राफिक रूल है, जैसे कि एलेंस रूल भी इको जियोग्राफिक मीन जियोग्राफिकल जो कंडीशंस या इकोलॉजिकल कंडीशंस वो कैसे एडॉप्टेशन को इफेक्ट करती है, मीन्स पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने से ही लोगों में आपस में जो शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं तो उसको देखना है।
तो यहाँ पर बर्जमैन रूल कहता है कि जनरल रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी साइज एंड टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही बॉडी साइज यहाँ पर चेंज हो रही है। तो हॉट क्लाइमेट में आपको हाइटेड मतलब हाइट ज़्यादा दिखाई देगी, लॉन्ग स्टेचर के लोग दिखाई देंगे और जो थिन होंगे, जबकि यहाँ पर जो कोल्डर क्लाइमेट्स है वहाँ पर इन ऑर्डर टू मेंटेन द वार्मथ इन द बॉडी वो ज़्यादा बल्कि शरीर हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर कोल्ड होता है तो बल्कि साइज हो जाएगी बॉडी की, फैटी बॉडी होगी, और टेम्परेचर अगर हॉट होगा तो लीन एंड थिन बॉडी होगी और स्ट्रेचर हाई होगा। ठीक है, तो इस तरह बॉडी साइज एंड टेम्परेचर को का ही जो यहाँ पर रिलेशनशिप है वही बर्जमैन रूल है। बाकी जो लिखे हैं तीनों स्टेटमेंट्स वो गलत है। जनरल रिलेशनशिप बिटवीन द स्किन कलर एंड द टेम्परेचर, स्किन कलर से कोई इसका रिलेशन नहीं है। बर्जमैन रूल में बॉडी साइज एंड एथनिसिटी का भी कोई रिलेशन नहीं है। स्किन कलर एंड जियोग्राफिकल लोकेशंस का भी कोई यहाँ पर यहाँ पर कोई मीन्स ये बर्जमैन रूल से नहीं जुड़े हुए हैं। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, दैट इज जनरल रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी साइज एंड द टेम्परेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु डिस्कवर्ड पैरेंथ्रोपस रोबस्टस एट स्वाटक्रंस केव इन 1948? अब पैरेंथ्रोपस रोबस्टस आपने जब ऑस्ट्रेलोपिथिकस पढ़ा था तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की जो कुछ वेराइटीज थी, जिसमें कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस की ग्रेसाइल वेराइटी थी अफ्रीकैनस और रोबस्टस वेराइटी थी, जिसमें पैरेंथ्रोपस रोबस्टस आते हैं। तो अफ्रीकैनस जो है ग्रेसाइल वेराइटी थी और रोबस्ट वेराइटी में रोबस्टस आता है। तो जो अफ्रीकैनस था उसको रेमंड डार्ट ने खोजा था, लेकिन रोबस्टस को रॉबर्ट ब्रूम ने खोजा था, रॉबर्ट ब्रूम ने इन्होंने ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकैनस को खोजा था, अफ्रीकैनस। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट ब्रूम ने पैरेंथोपस रोबस्टस को खोजा था, जिसको आप ऑस्ट्रेलोपिथिकस रोबस्टस भी कह सकते हैं, जो कि रोबस्ट वेराइटी थी। उसकी जो आईब्रोज रोबस्ट थी, उसका जॉ रोबस्ट था, हेड बड़ा था, तो ये रोबस्ट वेराइटी थी। ठीक है, 1948 में रॉबर्ट ब्रूम। ओके, then which of the following statements about the ancient human DNA research are correct? Ancient human DNA, अब जो भी ह्यूमन डीएनए में जो एंशियंट डीएनए उससे जुड़ा हुआ यहाँ पर कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट? स्वांते पोवो इज अ पायनियर इन एंशियंट डीएनए रिसर्च, एकदम करेक्ट है। स्वांते पोवो ने नियंडरथल मैन और डेनिसोवन मैन पे रिसर्च किया और इन्होंने इसके कुछ रिमेन्स को डिस्कवर किया, तो एंशियंट डीएनए से किया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंशियंट डीएनए पे किया, जिसको कि एंशियंट डीएनए कहते हैं, तो इस पे इन्होंने रिसर्च किया है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज इन द एंशियंट डीएनए रिसर्च इज contamination with the environment. DNA compromises the quality and quantity of the DNA for research, and the protocol of the DNA extraction, the ancient DNA and modern DNA is always same. ये गलत है, डी ऑप्शन गलत है, डी गलत है। A, B, C are correct. A, B, C are correct. Compromise the quality and the quantity of the DNA for research. Compromises. ठीक है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी होगा डीएनए की, क्योंकि एंशियंट है तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो है वो कंटेमिनेशन विद द एनवायरमेंटल डीएनए, ये भी सही है, तो ए बी सी ओनली हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the choose the correct statements associated with the eco sensitivity in the human adaptation? अब ह्यूमन एडाप्टेशन में इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी से जुड़े हुए कौन से स्टेटमेंट सही हैं? इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्ट्रेस, पॉपुलेशन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्ट्रेस, इट इज कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल। तो जबकि ह्यूमन एडाप्टेशन की बात आती है, मीन्स जब भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ह्यूमन के द्वारा जो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए जो भी चेंजेस करने पड़ते हैं उसको अपने बॉडी में, इन ऑर्डर टू सरवाइव इन दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन, उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है रिस्पॉन्ड करता है उस पर्टिकुलर स्ट्रेस से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही, दैट इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, नॉट अ पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन का यहाँ रिस्पॉन्स नहीं, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक रिस्पॉन्स, मीन्स उसकी बॉडी का जो शारीरिक संरचना है उसकी खुद का जो है अडॉप्टेशन होगा, ना कि पूरे पॉपुलेशन का।
तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक इंसान कैसे हैंडल करता है खुद, क्योंकि इसी में नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी थी कि वन हु आर बेटर अडॉप्टेड टू अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, जो बेटर सूटेड होते हैं वो एनवायरनमेंट के द्वारा वही नेचुरली सिलेक्ट होते हैं, अदर वंस आर रिजेक्टेड। सेम यहाँ कंडीशन है, ह्यूमन अडॉप्टेशन में इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होता है, नॉट द पॉपुलेशन रिस्पॉन्स। ओके, तो वन ऑप्शन करेक्ट है, बी गलत है। तो सी देख लेते हैं, इट्स कंट्रोल बाय द जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी सही है। इंसान की कोई जो जेनेटिक मेकअप उसका जीन है वो कंट्रोल करता है, एंड इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय, ये गलत है। तो ए एंड सी करेक्ट है, ए एंड सी मीन्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट एज ऑफ ऑनसेट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, लेट एज ऑफ ऑनसेट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, तो ये आपका हो जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट मोड ऑफ इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल डोमिनेंट मोड ऑफ इनहेरिटेंस, इसकी एक प्रॉपर्टी है लेट एज ऑफ ऑनसेट। ठीक है, तो अब ऑटोसोमल डोमिनेंट मोड ऑफ इनहेरिटेंस में ही ये जो है लेट एज ऑफ ऑनसेट जो है ये आपको फीचर्स दिखाई देते हैं। देन डेविएशन फ्रॉम हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कैन बी कॉज्ड बाय, अब हार्डी वेनबर्ग लॉ आप जानते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आपने पढ़ा है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कि जो है जेनेटिक वेरिएशन रिमेन्स कांस्टेंट, कोई भी पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर इफ जो उसके अंदर कंडीशंस हैं वो ये हैं कि नॉन रैंडम मैटिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब रैंडम मेटिंग हमेशा होनी चाहिए। इफ देयर इज रैंडम मेटिंग, if there is random mating and there is no migration, no genetic drift, no gene flow, no mutation, ठीक है, no natural selection, तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार कोई भी जेनेटिक वेरिएशन किसी भी पॉपुलेशन में कांस्टेंट रहेगा, जीन्स कांस्टेंट रहेंगी अगर वहां पर रैंडम मेटिंग होगी और नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, या ये कह सकते हैं क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, रैंडम मेट, मतलब ये नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन, ये सभी नहीं होंगे, ये सभी नहीं होंगे, माइग्रेशन भी नहीं होगा। तो माइग्रेशन नहीं होगा, जीन फ्लो नहीं होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा, म्यूटेशंस नहीं होंगे और सिर्फ रैंडम मेटिंग होगी, तो ही जेनेटिक वेरिएशन रिमेन्स कांस्टेंट इन ए पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। अब देख लेते हैं, यहाँ पर डेविएशन की बात कर रहा है, मतलब हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो कहता है उससे ठीक उल्टा अगर होगा तो कैसे कैन बी कॉज बाय, कैसे डेविएट करेगा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से, तो डेविएट किन किन कंडीशंस में कर सकता है, रैंडम मेटिंग नहीं, डेविएट नहीं करेगा क्योंकि रैंडम मेटिंग की तो बात ही की है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में कि रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, कंसेंगाइन मीटिंग और असोसिएटिव मीटिंग, ठीक है, तो ये नॉन रैंडम मीटिंग्स हैं, ये नॉन रैंडम मीटिंग्स हैं, ये रैंडम मीटिंग्स नहीं है, और नॉन रैंडम मीटिंग है इसका मतलब ये डेविएट कर रहा है, तो डेविएशन यहाँ पर शो कर रहा है, तो ए एंड सी तो होगा ही। देन रीसेंट माइग्रेशन, माइग्रेशन की भी बात हार्डी वेनबर्ग में नहीं बताई गई थी लेकिन ये डेविएट करने की बात हो रही है, तो डेविएशन में हमको ये तीनों मिल जाएंगे, एसोसिएटिव मीटिंग भी मिल जाएगा जिसमें कि सेम फिनोटाइप एंड सेम जीनोटाइप अगर किसी पर्सन में तो उससे मीटिंग करते हैं, कंसेंगीन मीटिंग में भी अपने ही ब्लड रिलेटिव्स में मीटिंग होती है, एंड रिसेंट माइग्रेशन जो कि माइग्रेशन को उन्होंने बोला था इफ देयर इज नो माइग्रेशन, तो माइग्रेशन भी यहाँ है, इसका मतलब इट इज डेविएशन फ्रॉम द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो एसोसिएटिव मीटिंग होगा, कंसेंगीन मीटिंग होगा जो कि नॉन रैंडम मीटिंग्स हैं, और रिसेंट माइग्रेशन, तो ए बी सी ओनली हो जाएगा, ए बी सी ओनली, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि डेविएशन वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, अगर ये डेविएशन ना होता तो ऑप्शन फोर्थ होता, डी ओनली होता, लेकिन डेविएशन की बात है तो ए बी सी ओनली होगा, ए बी सी ओनली होगा। ठीक है, so this was all about this lecture, meet you in next video।